हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी एकदम अमेजिंग होने वाली है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने ओमनिशेंट रीडर को जरूर से देखा होगा। तो आज की हमारी कहानी भी बिल्कुल उसी मानवा की तरह एकदम लाजवाब होने वाली है। बस फर्क इतना है कि इस गेम के अंदर ना ही कोई नोवेल है और ना ही कोई ऐसा कैरेक्टर जिसने कि उस नोवेल को ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। इस कहानी के अंदर हमारा एक कैरेक्टर जो की एक गेम के अंदर फंस जाता है और उस गेम का नाम होता है द वर्ल्ड गेम। और ये कहानी सच में एकदम लाजवाब है। और हाँ, आप सभी लोग मेरा यकीन मानो, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज के इस एडवेंचर को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम लोगों को एक सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही होती है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट और शानदार हो सकता था, लेकिन अब तुम मर चुके हो। जो चीज सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारा ब्लड बाहर आने लगता है और वो वहीं पर मारा जाता है। और मरते मरते प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि आखिरकार मैं इस तरीके की मौत कैसे मारा जा सकता हूँ, ये तो बिल्कुल ही बेतुकी की मौत है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी भी इस तरीके की फालतू की मौत को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। मुझे तो पता भी नहीं है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और मैं मारा कैसे जा रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिस्टम विंडो के ऊपर एक मैसेज आता है और उस विंडो के अंदर लिखा होता है कि वर्ल्ड गेम को स्टार्ट किया जा रहा है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुल जाती है और हम लोगों को पता चलता है कि हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम सू मिंग है और ये एक कॉलेज स्टूडेंट है और साथ ही साथ में ये काफी ज्यादा पॉपुलर गेम स्ट्रीमर भी है। अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, आखिरकार ये आवाज किस तरीके की थी और ये वर्ल्ड गेम क्या है और आखिरकार मुझे इस तरीके की फालतू आवाजें क्यों सुनाई दे रही है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि कल मैं देर रात तक अपनी वीडियो को एडिट कर रहा था और उसकी वजह से मुझे ये सारी फालतू की चीजें दिखाई दे रही हैं। और अब हम देखते हैं कि सू मिंग के साथ एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी बैठी हुई होती है, जिसके बाद वो उससे पूछती है, सू मिंग क्या तुम ठीक हो, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जिस पर सू मिंग बोलता है कि नहीं, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, बस मुझे थोड़े बहुत चक्कर आ रहे हैं क्योंकि मैं कल रात को थोड़ी देर से सोया था। जिसके बाद वो लेडी रे के सामने एक पैकेज को रख देती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट कर देती हूँ। जिसके बाद वो बोलती है कि देखो सू मिंग, हमारी कंपनी एक रियल लाइफ गेम को ऑर्गेनाइज करने जा रही है और हम लोग तुम्हें इन्वाइट करना चाहते हैं एज अ पार्टिसिपेंट। ये बात सुनने के बाद सू मिंग तुरंत ही उस पैकेज को उठा लेता है। जिसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम लोग सच में एक रियल लाइफ गेम को ऑर्गेनाइज करने वाले हो। जिसके बाद सू मिंग उस इनविटेशन को खोलकर पढ़ने लगता है और उसे पढ़ने के बाद वो अपने मन में बोलता है, अरे यार, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस है। आज के जमाने में इस तरीके की गेम कौन बनाता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस गेम को कोई भी नहीं खेलने वाला। जिसके बाद सू मिंग उस लेडी को कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी गेम के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। जो चीज सुनने के बाद वो लेडी उसे कहती है कि एक बार दोबारा सोच लो। जिसके बाद सू मिंग खड़ा होते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। और हाँ, अगर तुम्हारे पास इसके अलावा और कुछ बोलने के लिए नहीं है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जिसके बाद वो लेडी उसे बोलती है कि अगर तुम इस तरीके से अचानक से यहाँ से उठ के चले जाते हो तो तुम्हें पता तो है ना कि आखिरकार इसका क्या अंजाम हो सकता है। वेल, जाने दो, वैसे भी ये तुम्हारी मर्जी है। शायद तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें कहाँ तक जाना है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हें दोबारा से मुड़कर यहीं पर ही वापस आना पड़ेगा। और अब सू मिंग उस कैफे से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो बोलता है कि ये मीटिंग तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार थी। मुझे लगा था कि वो लोग मुझसे किसी तरीके की एड करवाना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरीके की मीटिंग को अरेंज कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का तो कुछ और ही प्लान है। वो लोग तो एक रियल लाइफ गेम को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। खैर, जो भी कहो, ये फालतू सी मीटिंग के साथ बस मेरा समय ही बर्बाद हुआ है। जिसके बाद सू मिंग बोलता है कि अब तो मेरे पास करने के लिए कोई काम भी नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज रात उसकी एक दोस्त का बर्थडे है और इस बात को याद करने के बाद वो बोलता है कि आज रात तो सेंजू की बर्थडे पार्टी है और अब जब मेरे पास करने के लिए कोई काम भी नहीं है तो एक काम करता हूँ कि उसके घर जल्दी चला जाता हूँ और वहाँ जाकर उसकी मदद करवा देता हूँ। इतना बोलकर सू मिंग एक टैक्सी को रोककर उसे बुक कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से सू मिंग को दोबारा से वही आवाज आने लगती है और वो आवाज कहती है कि द वर्ल्ड गेम को दोबारा से लोड किया जा रहा है। इस आवाज को सुनने के बाद सू मिंग बोलता है कि आखिरकार ये आवाज मुझे दोबारा से क्यों सुनाई दे रही है। ऊपर से इस आवाज की वजह से मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। और अब सू मिंग बोलता है कि ये आवाज मुझे कल रात से ही सुनाई दे रही है और ये आवाज क्या मुझे किसी चीज के बारे में रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रही है, जिसके बारे में शायद से मैं भूल चुका हूँ, या फिर ये किसी तरीके का सुपरनेचुरल फिनोमिना है। लेकिन आज की दुनिया साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गई है और इस तरीके के मैजिकल प्रैंक सच में बहुत ही ज्यादा बेतुके के लगते हैं। और अब सू मिंग टैक्सी के अंदर बैठकर अपने दोस्त के घर जा रहा होता है, लेकिन तभी रेडियो से आवाज आती है, आज की ब्रेकिंग न्यूज। अभी नेशनल इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी सर्जरी ट्रांसप्लांट टीम के पास से एक खबर निकलकर सामने आई है। उन लोगों ने बताया है कि डुअल हार्ट सर्जरी एक क्रिटिकल एक्सपेरिमेंटल फेज के अंदर एंटर करने जा रही है और इसकी वजह से फ्यूचर में जाकर दो हार्ट्स को कंबाइन करने से इंसान की जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है और बहुत ही जल्द अब इस चीज के एक्सपेरिमेंट करना भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, इस चीज को घर पर करने की कोशिश ना करें। इस न्यूज को सुनने के बाद सू मिंग अपने मन में बोलता है, डुअल हार्ट सर्जरी सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन आखिरकार इस तरीके
की न्यूज को ओपनली ब्रॉडकास्ट कैसे किया जा रहा है। और अब सुमिंग बोलता है कि एक इंसान के पास बस एक ही हार्ट होता है और यही नेचर का रूल भी है, और बस इसीलिए जब किसी इंसान की मौत आती है तब उसके पास किसी और तरीके की कोई और चॉइस नहीं होती है। लेकिन हाँ, मुझे मानना पड़ेगा कि बायोलॉजी ने सच में बहुत ही ज्यादा एवोल्यूशन कर लिया है, लेकिन ये चीज पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि डुअल हार्ट के अंदर किसी न किसी पर्सन को अपने हार्ट को डोनेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये एक तरीके से उस पर्सन की जिंदगी को लेने के बराबर ही होगा। और तो और इन सब चीजों की वजह से सोसाइटी के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग अपनी जिंदगियों को बढ़ाने के लिए काफी सारा ही ड्रामा करेंगे। वो लोग इमोशंस दिखाएंगे, वो लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे और इन सब चीजों का फायदा पॉलिटिशियंस को मिलेगा। सच में ये तो पूरी तरीके से बेकार होगा। और अब सुमिंग अपने फ्रेंड के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो टैक्सी से उतरता है और टैक्सी ड्राइवर कहता है कि आपके टोटल 12 यूएन हो चुके हैं। जिसके बाद सुमिंग उस टैक्सी ड्राइवर को पैसे दे देता है और फिर वो अपने मन में बोलता है, खैर आखिरकार मैं इन सब चीजों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और अब सुमिंग अपने फ्रेंड के घर पर जाके उसके घर की डोरबेल बजाता है, जिसके बाद उसकी फ्रेंड सेंजियो गेट को ओपन कर देती है और हमें पता लगता है कि सेंजियो असल में सुमिंग की हाई स्कूल की फ्रेंड हुआ करती थी। सुमिंग को देखने के बाद सेंजियो से कहती है, ओ सुमिंग तो ये तुम हो, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। अंदर जाने के बाद सुमिंग बोलता है कि क्या यहाँ पर सबसे पहले मैं ही आया हूँ, वेल मुझे बाकी के लोग नहीं दिखाई दे रहे। और फिर वो अपने मन में बोलता है कि क्या सेंजियो ने सेंट लगाया हुआ है, मुझे सच में यहाँ तक उसकी स्मेल आ रही है। जिसके बाद सेंजियो बोलती है कि नहीं, अभी तक बाकी के क्लासमेट नहीं आए हैं, लेकिन शायद से वो जल्दी ही आने वाले होंगे। वैसे मेरी कजन लियो आना किचन के अंदर सभी लोगों के लिए फूड प्रिपेयर कर रही है, तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। जिसके बाद वो दोनों आना के पास चले जाते हैं और आना सेंजियो को कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, तब तक के लिए तुम इससे बात कर सकते हो। और सुमिंग आना को देखकर उसे हेलो बोल रहा होता है, लेकिन वो उसकी बात का जवाब तक नहीं देती। और फिर हम देखते हैं कि सेंजियो एक सोफे के ऊपर बैठी होती है और सुमिंग उसे देखकर बोलता है, सेंजियो हाई स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा फेमस थी, लेकिन हाई स्कूल के अंदर उसके बारे में एक र्यूमर काफी ज्यादा फेमस था कि सेंजियो को मेरे ऊपर क्रश है। वेल अगर ये बात सच होती तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज मैं सिंगल ना होता। जिसके बाद सेंजियो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है। जिस पर सुमिंग बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ खास प्लान तो नहीं है, लेकिन शायद से ग्रेजुएशन के बाद मैं फ्रीलांस का काम करूंगा। जिसके बाद सेंजियो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुमने साइकोलॉजी को अपना मेन सब्जेक्ट क्यों चूज किया था। जिस पर सुमिंग बोलता है कि नहीं, इसके पीछे भी कोई मेजर रीजन नहीं था। जब मैं सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था तो जब मैंने इकोनॉमिक को सर्च किया तब वहाँ पर लिख के आया कि वार्निंग, इस सब्जेक्ट को मत चूज करो वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सर्च किया तो वहाँ पर भी वार्निंग आ गई कि ये चीज तू कर ही नहीं सकता। फिर मैंने इन लोगों की बात सुनना ही बंद कर दिया और तब मैंने आंखें बंद करके साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को चूज कर लिया। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने सही चूज किया था। और अगर सच बोलूं तो मैं बस अपनी जिंदगी को शांति से जीना चाहता हूँ। सुमिंग की बातें सुनने के बाद सेंजियो से बोलती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म के इंसान हो। देन सुमिंग उससे पूछता है, वैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान है। जिस पर सेंजियो जवाब देती है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस एक ओशन को देखना चाहती हूँ। जिस पर सुमिंग बोलता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा सिंपल किस्म का ड्रीम है। जिसके बाद सेंजियो बोलती है कि सच बताओ तो मैंने कभी ओशन को देखा ही नहीं, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकली। जिसके बाद सेंजियो बोलती है कि उसके बाद मैं एक टेलर शॉप को ओपन करके कपड़े सीना चाहती हूँ और अगर हो सके तो मैं एक जर्नलिस्ट भी बनना चाहूंगी, क्योंकि मैं लोगों के प्रति अपनी नफरत को दिखाना चाहती हूँ। मैं वो सब करना चाहती हूँ जो कि मैंने कभी किया ही नहीं। मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। जिसके बाद सुमिंग उसे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी सेंजियो बोलती है कि मेरे ख्याल से इन सब बातों के बारे में बहुत हो गया। वैसे क्या तुम इन ब्रेड को ट्राई करना चाहोगे, क्योंकि मैंने इन्हें खुद अपने हाथों से बनाया है। जो बात सुनने के बाद सुमिंग उसे बोलता है कि अगर इसे तुमने बनाया है तब तो मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा। और वो अपने मन में बोलता है कि कन्वर्सेशन धीरे धीरे करके काफी ज्यादा डल होती जा रही थी। चलो वो तो अच्छा हुआ कि सेंजियो ने टॉपिक को चेंज कर दिया। और अब सुमिंग उस ब्रेड को खाते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ये तो बाहर दुकान से मिलने वाले ब्रेड से भी काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन तभी अचानक से सुमिंग को कुछ होने लगता है और वो कहता है कि आखिरकार ये किस तरीके की फीलिंग है। और वो कहता है कि सेंजियो आखिरकार तुमने इसके साथ क्या किया था। इतना बोलकर सुमिंग सेंजियो की बाहों में गिर जाता है और सेंजियो से बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ सुमिंग अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरीके की फीलिंग है, मैं पूरी तरीके से पावरलेस फील कर रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी हैवी हैवी फील हो रही है, क्या ये सब कुछ बस उस ब्रेड की वजह से हुआ है। जिसके बाद सेंजियो सुमिंग के मुंह के ऊपर एक स्प्रे को मारते हुए बोल रही होती है कि हमेशा के लिए मेरे साथ रहो, बस मेरे साथ। जिसके बाद सेंजियो अपने पास से एक नाइफ को बाहर निकाल लेती है, जिस चीज को देखने के बाद सुमिंग बेहोशी की हालत में बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज रुक जाओ। और अब हम लोगों को कुछ सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जहाँ पर लिखा होता है कि द वर्ल्ड गेम को ऑफिशियल स्टार्ट किया जा रहा है। और सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि प्लेयर ने अपने बिगनिंग स्टेट को ही फेल कर दिया है और उसकी रेटिंग भी 0 है। और अब सेरेमनी को स्टार्ट किया जाता है द 10 बिलियन प्लेयर वर्ल्ड गेम की। लेकिन तभी सिस्टम विंडो पर एक नोटिफिकेशन आता है कि एक अननोन एरर की वजह से प्लेयर के रिटर्न को पैच किया जा रहा है। और तभी सुमिंग के सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि तुम मर चुके हो, क्या तुम दोबारा से एक बार इस चीज को रिलोड करना चाहोगे। और अब हम लोग वहाँ पर सुमिंग को देखते हैं जहाँ पर वो कहता है कि क्या मैं मर चुका हूँ और आखिरकार ये जगह कौन सी है। सुमिंग बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है, सेंजियो ने अभी अभी मेरे ऊपर अटैक किया था और आखिरकार ये गेम और सेव पॉइंट से क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे फालतू में इन सब चीजों के अंदर घसीटा जा रहा है। जिसके बाद सुमिंग के सामने नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि प्लीज अपने लिए एक सेव पॉइंट को चूज करें ताकि हम उसे लोड कर सके। और फिर सेव पॉइंट को शो किया जाता है जहाँ पर पहला सेव पॉइंट होता है आफ्टर
आफ्टरनून के अंदर स्ट्रीट कॉर्नर और सेकंड सेव पॉइंट होता है इवनिंग के अंदर सेंजियो का रूम। और इस चीज को देखने के बाद सुमिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद वो कहता है कि आखिरकार ये सेव पॉइंट क्या है, क्या इसका मतलब मैं सच में एक गेम के अंदर आ चुका हूँ। जिसके बाद सुमिंग बोलता है कि मेरे ख्याल से ये सारी चीजें मेरे साथ आफ्टरनून में ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उसी टाइम पर मुझे ये आवाजें सुनना स्टार्ट हो गई थी और वो बार बार वर्ल्ड गेम को मेंशन कर रही थी। जिसके बाद सुमिंग सेव पॉइंट नंबर 2 को चूज करते हुए बोलता है कि अगर मैं एक बार इसे चूज करता हूँ तो क्या मैं दोबारा से पास्ट में चला जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुमिंग के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वो उसके अंदर जाते हुए बोलता है कि आखिरकार मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। और अब हम देखते हैं कि सेंजियो दोबारा से सुमिंग के घर के अंदर वापस पहुंच चुका होता है और वो कहता है कि क्या मैं दोबारा से वापस आ चुका हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुमिंग के सामने काफी सारी नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिन्हें देखकर सुमिंग कहता है कि यहाँ पर तो मेरे लिए एक मिशन भी है। और अब हम देखते हैं कि सुमिंग को नोटिफिकेशन के थ्रू काफी सारे हिंट दिए जा रहे होते हैं, जैसे कि सुमिंग को बताया जाता है कि वो वर्ल्ड गेम के अंदर है और तो और वो बस बिगनर लेवल पर ही है और साथ ही साथ में उसका मिशन है कि उसे जिंदा रहना है। और इसी तरीके से सुमिंग को काफी सारे हिंट भी दिए जा रहे होते हैं और इन हिंट्स को देखने के बाद सुमिंग कहता है कि इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि ये सच में एक बिगनर लेवल गेम है। और जब मैं पहली बार मरा था तब मुझे बताया गया था कि इस गेम को बिलियंस ऑफ ह्यूमंस एक साथ खेल रहे हैं और जब इस गेम की ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी तब जाके कहीं पे असली गेम स्टार्ट होगा। और अब सुमिंग बोलता है कि इन सब चीजों को देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सपना देख रहा हूँ, अब जो मेरे सामने है वही असलियत है और अब मुझे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं इस समय एक गेम के अंदर आ चुका हूँ। सुमिंग को इस तरीके से सोचता हुआ देखकर सेंजियो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत है, आखिरकार तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो। जिसके बाद सेंजियो बोलती है कि अपनी सारी टेंशन को भूल जाओ क्योंकि मैंने अपने हाथों से डिजर्ट बनाया है, तो क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। लेकिन तभी सुमिंग खड़ा होकर सेंजियो को बोलता है कि पहले मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ, जिस पर सेंजियो कहती है कि ठीक है तुम जा सकते हो। और अब सुमिंग बाथरूम की तरफ जाते हुए अपने मन में बोलता है मुझे पूरा यकीन है कि सेंजियो ने खाने के अंदर जरूर कुछ न कुछ मिलाया हुआ है और साथ ही साथ में उसने अपने पास एक स्प्रे को भी छुपा कर रखा हुआ है और इस समय लियोना किचन के अंदर है और अब मुझे यहाँ से एस्केप करने के लिए किसी न किसी प्लान की जरूरत पड़ने वाली है और अगर मैं फ्रंट डोर से जाने की कोशिश करूंगा तब मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों पक्का मेरे ऊपर अटैक कर देंगे, इसीलिए पहले मुझे बाथरूम के अंदर जाके किसी न किसी प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा। और अब जब सुमिंग वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है तभी उसकी नजर वहाँ पर रखे हुए कोट के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर सुमिंग बोलता है कि ये तो एक लैब कोट है, लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी सुमिंग के सामने उस कोट को लेकर काफी सारी नोटिफिकेशंस आने लगती है, लेकिन सुमिंग उस नोटिफिकेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं देता। जिसके बाद सुमिंग उस कोट को स्मेल करते हुए बोलता है कि इस कोट से तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज किस्म की स्मेल आ रही है, लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इस तरीके की चीज उसके घर पर क्या कर रही है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है सेंजियो ना ही तो केमिस्ट्री की स्टूडेंट है और ना ही बायोलॉजी की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लियोना का है। और अब सुमिंग फटाफट से वॉशरूम के अंदर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वो अपने सामने एक विंडो को देखकर कहता है बस इस विंडो का साइज इतना होना चाहिए कि मैं यहाँ से बचकर निकल पाऊँ। सेंजियो का घर लगभग दूसरे फ्लोर के ऊपर है, तो अगर मैं यहाँ से कूद भी जाता हूँ तो मैं मरूंगा नहीं। जिसके बाद सुमिंग फटाफट से उस विंडो के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है और वो कहता है इस जगह की टाइल खोखली क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगह पर हिडन कंपार्टमेंट तो नहीं रखी हुई है। इसके बाद सुमिंग अपने सामने से टाइल को हटा देता है और उसके अंदर सच में एक सर्जरी बॉक्स रखा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद सुमिंग कहता है कि यहाँ पर सच में ये चीज रखी हुई थी। और तभी सुमिंग को वहाँ पर सेंजियो की रखी हुई मेडिकल स्लिप भी मिल जाती है, जिसे पढ़ने के बाद उसे सेंजियो की बीमारी के बारे में पता लग जाता है। और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सुमिंग बोलता है तो क्या ये रिपोर्ट सेंजियो की है? ओ, अब मुझे पता चल रहा है कि आखिरकार रियल स्टोरी क्या है। और अब सुमिंग बोलता है कि मुझे पता लग चुका है, सेंजियो को काफी ज्यादा ही गंभीर बीमारी है और इसी वजह से वो बहुत ही जल्द मरने वाली है। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इस चीज के बारे में जानने के बाद सेंजियो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गई होगी और उसी समय लियोना ने उसे एक उम्मीद देते हुए बोला होगा कि वो उसकी जिंदगी को बचा सकती है डुअल हार्ट सर्जरी को कर। लेकिन इस काम को करने के लिए उसे एक दूसरे हार्ट की जरूरत पड़ेगी। और जब सेंजियो को इस बारे में पता लगा होगा कि उसकी जिंदगी बच सकती है, तो इस बारे में जानकर सेंजियो किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार हो गई होगी, लेकिन उसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी एक दूसरे पर्सन की जरूरत होगी। और इन सब चीजों के बीच में बलि का बकरा मुझे बना दिया गया। यार ये चीज तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है कि तुम अपनी जान को बचाने के लिए किसी और की जान लेने को तैयार हो जाओ। लेकिन तभी अचानक से सुमी को कुछ फील होता है और वो कहता है कि ये तो सेम वही सेंट है जिसकी स्मेल मुझे लिविंग रूम के अंदर भी आ रही थी। इस स्मेल को सूंघने के बाद वो कहता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग भी यहीं पर आ रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि सेंजियो और लियोना वहाँ पर आ जाते हैं। सेंजियो वहाँ पर आकर उसे कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें इतने जल्दी हम लोगों के बारे में पता लग जाएगा। और अब लियोना सेंजियो को कहती है सेंजियो देखो ये सर्जरी एक अंडरग्राउंड सर्जरी होने वाली है, इसीलिए हम लोगों के पास इक्विपमेंट की बहुत ही ज्यादा कमी है और साथ ही साथ में हम लोगों के पास टाइम भी बहुत ही ज्यादा कम है और तो और हम लोगों को इसकी बॉडी को भी जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद सेंजियो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों ने मिलकर सुमिंग को मार दिया होता है और मरते हुए सुमिंग बोलता है तो मैं एक बार दोबारा से मरने जा रहा हूँ, तो क्या मेरे पास दोबारा से एक और चांस होगा वापस आने का। देन सीन चेंज होता है और अब हम लोग देखते हैं कि सुमिंग दोबारा से उस कैफे के बाहर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वो कहता है कि मैं एक बार दोबारा से वापस आ गया, इसका मतलब तो ये है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुमिंग के सामने वही टैक्सी ड्राइवर आके उसे बोलता है हे ब्रो क्या तुम्हें राइड की जरूरत है? वेल मुझे माफ करना, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ सकता
करता हूँ, लेकिन तभी अचानक से सुमिंग को सेंजियो का मैसेज आता है और उसके अंदर लिखा होता है, हे सुमिंग, आज रात को मेरा बर्थडे है तो प्लीज आना बिल्कुल भी मत भूलना। इस मैसेज को रीड करने के बाद सुमिंग के तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि भाड़ में जा तू और तेरा बर्थडे, मैं नहीं आ रहा, मुझे घर पर जाके रेस्ट करना है क्योंकि मैं इन सब चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुमिंग अपने घर पे आके अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और वो लेटते हुए अपने मन में बोलता है, इस बार जब मैं मरा था तब मैंने सेंजियो के घर को सेव पॉइंट के रूप में यूज नहीं किया था, इस बार मैंने स्ट्रीट वाले कॉर्नर को सेव पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया और तो और अभी के लिए मैं सेंजियो के सभी मैसेज को भी अवॉइड कर रहा हूँ। मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका हूँ। यहाँ तक तो मैंने अपने सभी के सभी क्लासमेट से भी पूछा, सेंजियो ने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था सिवाय मेरे। क्या उन लोगों की मेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी है? आखिरकार वो लोग मुझे ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये गेम रियल है या फिर बस इल्यूजन है। अगर मैं सच बताऊँ तो इस समय मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ क्योंकि इतने गंदी तरीके से मेरी लाइफ के अंदर कभी भी नहीं लगे हैं। जिसके बाद सुमिंग बोलता है कि अगर ये एक गेम है तो इसके अंदर कैरेक्टर पैनल भी होते होंगे और मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि कैरेक्टर पैनल गेम की आईडी को कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुमिंग के सामने उसकी गेम की प्रोफाइल ओपन हो जाती है, जिसे देखने के बाद वो कहता है कि यहाँ पर सच में मेरी एक गेमिंग प्रोफाइल है। और अब हम लोगों को सुमिंग की गेमिंग प्रोफाइल दिखाई जाती है जिसके अंदर उसका नाम, आईडी और लेवल और ना जाने क्या क्या लिखा हुआ होता है। अगर मैं ये पढ़ने बैठा तो वीडियो आधे से ज्यादा लंबी यहीं पर बन जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुमिंग के मोबाइल के ऊपर तभी अचानक से एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसे देखकर सुमिंग बोलता है कि आखिरकार अब ये कौन है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सेंजियो होती है जो कि उसे कहती है कि आखिरकार तुम मेरे मैसेजेस का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? यहाँ तक तो तुम मेरे बर्थडे पार्टी के अंदर भी नहीं आए, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट टी और स्नैक्स को प्रिपेयर किया था। मुझे बताओ कि आखिरकार तुम मेरे बर्थडे पार्टी के अंदर आए क्यों नहीं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? इन सब मैसेजेस को पढ़ने के बाद सुमिंग अपने मन में बोलता है, जब मुझे पता है कि अगर मैं उस जगह पर जाऊंगा तो मैं जरूर से मारा जाऊंगा, ये पता होते हुए भी आखिरकार मैं उस जगह पर क्यों जाऊं? लेकिन तभी अचानक से सुमिंग को सेंजियो का एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि गेट खोलो, मैं तुम्हारे घर के बाहर आ चुकी हूँ। और अब हम लोग देखते हैं कि सुमिंग अपने गेट के पास जाकर एक छेद की मदद से बाहर की ओर देख रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि बाहर जियाओ आ गई होती है जो कि मिंग को बोलती है कि ब्रदर मिंग जल्दी से गेट को ओपन कर दो, देखो आपसे मिलने के लिए कौन आया है। जिसके बाद मिंग गेट को ओपन करते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, छुपने से चीजें खत्म नहीं होने वाली, ये किसी न किसी तरीके से मुझे ढूंढ ही लेगी और अगर मैं सच में इन सब चीजों से फ्री होना चाहता हूँ तो मुझे जल्दी से जल्दी इस बिगनर लेवल को क्लियर करना पड़ेगा। और अब जब ये यहाँ पर आ ही गई है तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपनी सारी की सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं। इतना बोलकर मिंग गेट को ओपन कर देता है। देन वो जियाओ को कहता है कि चलो अंदर आ जाओ। जिसके बाद जियाओ अंदर आके मिंग को बोल रही होती है, ब्रदर मिंग आपने सच में मुझे बहुत ही ज्यादा वेट करवाया, आखिरकार आप इतनी देर से गेट को क्यों ओपन नहीं कर रहे थे? जिस पर मिंग उसे बोलता है कि मुझे माफ कर दो, वेल मैं खाना बना रहा था और तो और मुझे पहली बार में तुम्हारी आवाज भी सुनाई नहीं दी थी, इसीलिए मैं गेट खोलने के लिए पहले नहीं आ पाया। जिसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं और मिंग उसे बोलता है कि वैसे मैंने खाने में ब्रेड बनाया है तो क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? मिंग की ये बात सुनने के बाद जियाओ के तोते उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो अपने मन में बोलती है कि कॉफी और अपने हाथ से बनाए हुए ब्रेड, आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है? ये तो वही सारी चीजें हैं जिन्हें कि मैंने भी अपने घर के अंदर प्रिपेयर किया था, आखिरकार ये किस तरीके का कोइंसिडेंस है? जिसके बाद जियाओ मिंग को बोलती है कि एक्चुअली में ये मेरी फेवरेट नहीं है और वैसे भी मैं इन सब चीजों को नहीं खाती, लेकिन मैंने ये सारी चीजें स्पेशली आपके लिए भी अपने घर के ऊपर प्रिपेयर की थी क्योंकि ये आपके फेवरेट हैं। जो चीज सुनने के बाद मिंग उसे बोलता है, तो क्या तुम मुझे ये बोल रही हो कि तुम वो नहीं खाने वाली जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया है? जिसके बाद जियाओ कॉफी पीते हुए बोलती है कि ब्रदर आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हो, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस चीज को आपने बनाया हो और उसे मैं ना खाऊं? जिसके बाद जियाओ कॉफी पीते हुए मिंग को बोलती है, आखिरकार ब्रदर आप मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? आपके इस तरीके से घूरने की वजह से मुझे एम्बेरसमेंट हो रही है। जिस पर मिंग उसे ये बोलता है कि मैं ये सोच रहा था अब जब तुम कॉफी पी रही हो और तुम्हारे दोनों हाथ कॉफी के कप को होल्ड करने में लगे हुए हैं, तब तुम अपने नीचे से स्प्रे को बाहर कैसे निकालोगी? मिंग की ये वाली बात सुनने के बाद जियाओ बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जिस वजह से उसके हाथ से उसका कॉफी का कप भी नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने पास से स्प्रे को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिंग उसकी गर्दन के ऊपर अपने नाइफ को रख देता है और कहता है कि हिलना मत, अगर तुम इतनी से भी हिली तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद जियाओ एक्टिंग करते हुए बोलती है कि आखिरकार ब्रदर मिंग आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से हम लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए। ब्रदर मिंग मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच में बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, इसीलिए प्लीज मुझे जाने दो। देन अचानक से जियाओ को चक्कर आने लग जाते हैं, जिसके बाद वो अपने मन में बोलती है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी किसी तरह की स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही, ये सब कुछ बस उस कॉफी की वजह से हो रहा है। लेकिन तभी मिंग उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर अकेली आई हो या फिर तुम्हारे साथ वो साथी भी आई है जो कि तुम्हारे साथ घर में रहती है। इसके बाद जियाओ दोबारा से एक्टिंग करते हुए बोलती है कि आखिरकार ब्रदर मिंग आप किस बारे में बात कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं कि मैं घर के अंदर अकेली रहती हूँ? जिसके बाद मिंग उसे बोलता है कि आखिरकार तुम किस तरीके की बकवास कर रही हो? वेल मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करी थी, मैंने अपने सभी के सभी क्लासमेट से पूछा था, उनमें से किसी एक को भी तुम्हारे बर्थडे का इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला था, इसीलिए मुझे सच सच बता दो कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। जिसके बाद जियाओ मिंग को बोलती है कि ब्रदर मिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ऐसी चीज के बारे में पता लग गया है जिसके बारे में मैंने कभी आपको बताया ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। ये बात
बात सुनने के तुरंत बाद ही मिंग सीधा उसकी गर्दन को काट देता है और वो बोलता है कि बात को घुमाने की कोशिश मत करो। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ को मारने की वजह से मिंग के स्टेट्स भी काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाते हैं। उसको मारने के बाद मिंग बोलता है, जियाओ तुम मुझे बोल रही थी ना कि तुम मुझे पसंद करती हो और तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, लेकिन क्या तुम ये सब कुछ मुझे मार के मेरे साथ रहना चाहती थी? तो फिर क्यों ना शुरुआत तुम्हारे साथ की जाए। अब तुम मर चुकी हो तो जब मैं मरूंगा तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से गेट पे नॉक नॉक की आवाज आती है और एक पर्सन बाहर से बोल रहा होता है, जियाओ जियाओ क्या तुम अंदर हो? हे सैन जियाओ क्या तुम अंदर हो? बताओ जवाब दो। जिसके बाद मिंग जियाओ के पास स्प्रे को बाहर निकालते हुए बोलता है, तो इसकी दूसरी साथी भी अब यहाँ पर आ चुकी है। बस एक बात तो बोलनी पड़ेगी, भाई का स्प्रे निकालने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। और हाँ व्यूअर्स, बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि ऐसा मौका ना तुम्हारी जिंदगी में लिखा है और ना मेरी, इसीलिए साथ में बैठ के रोते हैं। और अब हम लोग बाहर आना को देखते हैं जो कि जोर जोर से गेट को खड़खड़ाते हुए बोल रही होती है, हे जियाओ क्या तुम अंदर हो यार, प्लीज जवाब दो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि मिंग गेट को ओपन करके सीधा आना के मुंह के ऊपर उस स्प्रे को मार देता है, जिसकी वजह से आना बेहोश होकर नीचे गिरने लग जाती है और वो कहती है कि आखिरकार जियाओ कहाँ पर है और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तभी मिंग उसे पकड़ लेता है और वो आना को नीचे गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद आना उसे कहती है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुँचाने वाले हो ना, देखो मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, इसीलिए प्लीज मुझे मत मारना। लेकिन तभी मिंग उसे स्टेप कर देता है, लेकिन भाई के स्टेप करने का तरीका भी बहुत ज्यादा कैजुअल है। आना को स्टेप करने के बाद मिंग उसे बोलता है कि फालतू की बकैती मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी जॉब को खत्म करना है क्योंकि मैं इन सब चीजों से पक चुका हूँ। आना को मारने के बाद मिंग बोलता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा मीनलेस है, लेकिन जो भी कहो इस बार मैं सर्वाइव तो कर गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मिंग के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत ही परफेक्टली इस स्टेज को क्लियर कर लिया है। इस चीज को देखने के बाद मिंग बोलता है, फाइनली अब ये सारी चीजें खत्म होने वाली है और मैंने बिगनर लेवल को क्लियर कर लिया है। तभी हम लोगों को एक और नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि वर्ल्ड एंडिंग को सक्सेसफुली अचीव कर लिया गया है और अब बिगनर लेवल की ट्रू एंडिंग हो चुकी है क्योंकि वो दोनों की दोनों लड़कियां डिसअपीयर हो गई हैं और अब एक नया फिनोमिना स्टार्ट होने वाला है। बिगनर मिशन को क्लियर करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा कम समय दिया गया था, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और अब हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि अपने सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। और अब हम लोगों को एक अरीना जैसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही सारे लोग मौजूद होते हैं और इन्हीं सभी लोगों को देखकर मिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खरगोश जैसे दिखने वाला बंदा आ जाता है और वो आते ही कहता है, हो फाइनली सभी लोग अब यहाँ पर आ चुके हैं, मैं आप सभी लोगों का वर्ल्ड गेम के अंदर स्वागत करता हूँ। इसके बाद वो खरगोश बोलता है कि इससे पहले कि मैं तुम लोगों को गेम और उसके सिस्टम के बारे में बताऊं, मैं तुम लोगों को अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। पहले इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि मुझे फ्लेक्स मारना बहुत ज्यादा पसंद है, तो जानो मेरे बारे में आखिरकार मैं हूँ कौन। जिसके बाद खरगोश बताता है कि मैं इस गेम का असली मालिक हूँ, यानी कि ये पूरी की पूरी दुनिया मेरी ही है। लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो तुम मुझे बॉस रैबिट बुला सकते हो और अगर तुम लोग मुझे ज्यादा ही इज्जत देना चाहते हो तब तुम लोग मुझे गेम मास्टर भी बुला सकते हो। और अब रैबिट बोलता है, इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं और आज डेट है 30 सितंबर 2020 और पूरे 3 घंटे बाद वर्ल्ड गेम को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया जाएगा और इस वर्ल्ड गेम के अंदर आप सभी के सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। और अब वो रैबिट बोलता है कि सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स को ह्यूमन स्पीसीज के अंदर से ही सिलेक्ट किया गया है और टोटल 1 बिलियन प्लेयर इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ क्योंकि इस गेम को खेलने के बाद आप लोगों की पूरी किस्मत बदल जाएगी। और अब रैबिट बोलता है कि तुम सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कि तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर टाइम को फ्रीज कर दिया गया है और तुम 1 बिलियन लोग सबसे ज्यादा लकीएस्ट लोगों में से एक हो क्योंकि तुम लोगों को द वर्ल्ड गेम के अंदर आने का मौका मिला है। और मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इस बात को याद रखना, ये सिर्फ गेम है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम इसके अंदर मारे नहीं जा सकते। ये बात बताने के बाद वो खरगोश जोर जोर से हंस रहा होता है। और अब हम लोगों को मिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मन में बोलता है, तो क्या यहाँ पर बाकी के सभी लोग भी मेरी तरह हैं? इसका मतलब बाकी के लोग बिना मेरी तरह मूव कर पा रहे हैं और ना ही कुछ बोल पा रहे हैं। और अब मतलब साफ हो चुका है, हम चाहे कुछ भी कर ले लेकिन हम कभी भी इस रैबिट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। डैम इट, इसका मतलब ये है कि अब ये एलियन हम लोगों के साथ खेलने वाले हैं। और अब रैबिट बोलता है कि गेम को पूरी तरीके से बैलेंस करने के लिए सभी के सभी ओल्डर प्लेयर्स को उनकी प्राइम फॉर्म के अंदर वापस लाया जाएगा और ये सारी की सारी चीजें हम लोगों द्वारा उन्हें कंपनसेशन में दी जा रही है। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि गेम के अंदर डिसबैलेंस क्रिएट ना हो और ऐसा करने की वजह से सभी के सभी प्लेयर को बराबरी का कंपटीशन देने का मौका दिया जाएगा। और अब रैबिट बोलता है कि वर्ल्ड गेम लगभग 1 साल के लिए चलने वाली है और इस 1 साल में तुम्हें अलग अलग तरीके के टास्क भी दिए जाएंगे जिन्हें कंप्लीट करके तुम पॉइंट को अर्न कर सकते हो। और अब हम लोगों को न्यू बाय डंजन लीडर बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं मिंग ने सबसे ज्यादा पॉइंट को अर्न किया होता है और ऐसा करने की वजह से उसने नंबर 1 पोजीशन को भी होल्ड कर लिया होता है। जिसके बाद रैबिट बताता है कि प्लेयर के रैंक को उसके पॉइंट द्वारा ही मेजर किया जाएगा। जब ये गेम खत्म हो जाएगी तब प्लेयर के रैंक को देखकर ही बताया जाएगा कि क्या वो दोबारा से अर्थ के ऊपर जाने के काबिल है या फिर नहीं। एंड गेम के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए आप लोगों को मौत का सामना भी करवाया जाएगा, लेकिन इस चीज का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप पूरी तरीके से मर जाओगे। जो लोग इस गेम के अंदर मर जाएंगे उन लोगों को एक ऐसे स्पेस के अंदर भेज दिया जाएगा जहाँ पर वो नॉन पार्टिसिपेंट प्लेयर के साथ बैठकर बाकी के प्लेयर के एडवेंचर्स को देख सकते हो और
उन्हें देखकर एंजॉय कर सकते हो। और फिर बाद में जब उन लोगों के पास उन लोगों की पावर दोबारा से रीसेट हो जाएगी तब वो दोबारा से वर्ल्ड गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। आसान शब्दों में बताया तो तुम लोग एक स्पेक्टेटर की तरह होंगे जहाँ पर तुम्हें अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, वो भी बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। है ना कमाल की बात। और जो लोग एक्टिव प्लेयर होंगे वो लोग लाइव स्ट्रीम को एनेबल और डिसेबल दोनों कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन लोगों के पास एक्स्ट्रा बोनस होना चाहिए। एक्स्ट्रा बोनस से ही वो लोग लाइव स्ट्रीम को एनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। और फिर रैबिट बोलता है कि मैं तुम लोगों को एक और बात बता देता हूँ, जब तक ये गेम चलेगी तब तक तुम्हारे अर्थ के टाइम को फ्रोज करके ही रखा जाएगा और ये तब तक रहेगा जब तक तुम्हारी वर्ल्ड गेम एंड ना हो जाए। और मैं तुम सभी लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर किसी भी प्लेयर का स्कोर 100 से कम होगा तो उसे वहीं पर ही मार दिया जाएगा। तो अब तुम सभी की किस्मत तुम लोगों के हाथ में है और अब देखना ये रहेगा कि आखिरकार तुम लोग अपनी किस्मत को कैसे आजमाते हो। ये बोलने के बाद रैबिट ही करके हंसने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि अचानक से सभी के सभी प्लेयर बोलने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि फाइनली अब हम लोग हिल और बोल पा रहे हैं। और तभी कुछ प्लेयर बोलते हैं कि हम लोगों को ये बकवास गेम नहीं खेलनी है, तुम लोग इसे एंटरटेनमेंट कहते हो, मेरे ख्याल से तो ये पूरी तरीके से ह्यूमिलेटिंग है। और तभी कुछ और प्लेयर बोलते हैं रैबिट चीचा हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कम से कम हम लोगों को स्कूल और कॉलेज तो नहीं जाना पड़ेगा, हम इस गेम को खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और अब रैबिट चीचा बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ क्योंकि तुम सभी लोगों के फर्स्ट डंजन के रिजल्ट्स आ चुके हैं जिसके अंदर तुम लोगों की फिजिकल एबिलिटीज, इंस्टिंक्ट्स और हर एक चीज को टेस्ट किया गया था। जिसके बाद रैबिट बताता है कि हमारे इस गेम के अंदर टोटल 1 बिलियन प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था जिसके अंदर 527 ए रैंक के प्लेयर हैं और 17 एस रैंक के प्लेयर हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है क्योंकि डबल एस रैंक का प्लेयर बस एक ही है। और अब मैं हम सब लोगों के बीच में हमारे पहले डबल एस रैंक प्लेयर को स्पीच देने के लिए बुलाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग के हाथ में एक माइक आ जाता है और वो कहता है तो क्या डबल एस रैंक का प्लेयर मैं हूँ, लेकिन आखिरकार ये सभी लोग मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं? क्या ये लोग मेरी प्रेजेंस को सेंस ही नहीं कर पा रहे? क्या ये सब कुछ इस ब्लैक बैरियर की वजह से है? ये ब्लैक बैरियर मुझे आउटसाइड वर्ल्ड से इंसुलेट कर रहा है। और अब हम लोग रैबिट को देखते हैं जहाँ पर वो कहता है कि माय टॉप करंट प्लेयर, उसके जैसा इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो पूरी तरीके से इनविंसिबल है। तो मेरे टॉप के प्लेयर यहाँ पर आओ और अपने बारे में बताओ। तुम्हें लैंग्वेज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस जगह पर कोई भी लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं, इसीलिए तुम जैसे चाहो वैसे बात कर सकते हो क्योंकि सभी लोगों को तुम्हारी बातें एकदम बढ़िया तरीके से समझ आएंगी। उसकी बातें सुनने के बाद मिंग अपने मन में बोलता है इन लोगों ने वॉइस ट्रांसलेटर को भी लगा दिया है, यहाँ तक तो वॉइस चेंजर को भी लगा दिया है ताकि मैं किसी की पहचान में ना हूँ। और तो और इस बैरियर की वजह से मैं किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया है ताकि नॉर्मल प्लेयर सिर्फ टॉप के प्लेयर को ही टारगेट ना करे। बनी तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। और अब मिंग माइक के अंदर बोलना शुरू कर देता है जहाँ पर वो कहता है द वर्ल्ड गेम टोटली लेजेंडरी गॉड स्पेस गेम है, लेकिन मुझे इस बात पर हंसी आती है कि इस गेम के अंदर टोटल 1 बिलियन प्लेयर्स हैं और ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते और तो और हम लोगों के पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है। तो अब इन सब चीजों का मतलब साफ हो जाता है, हम सभी लोगों को सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करनी पड़ेगी। और अब हम देखते हैं कि भाषण देने की वजह से भी मिंग को पॉइंट्स मिलते हैं और इन सब चीजों की नोटिफिकेशन उसके सामने आ रही होती है। और अब हम लोग रैबिट को देखते हैं जहाँ पर वो बोलता है कि वेल जैसा कि टॉप के प्लेयर से एक्सपेक्ट किया था उसने बिल्कुल उसी तरीके का भाषण दिया है। और अब इसी के साथ आप सभी लोगों का वेलकम इवेंट यहीं पर ही खत्म होता है और अब समय आ चुका है असली गेम को शुरू करने का। इतना बोलने के बाद वो वहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट करने लग जाता है जिसके बाद वो बोलता है तो फिर आप सभी का पहला वर्ल्ड होने वाला है, एक अपोकलिप्स वर्ल्ड। जिसके बाद वो उन सभी प्लेयर को गुड लक बोल देता है और कहता है कि गेम के अंदर पूरे मजे करना। और अब हम लोगों को बताया जाता है कि सभी के सभी प्लेयर का पहला वर्ल्ड अपोकलिप्स वर्ल्ड होने वाला है और इस तरीके के टोटल 50,000 अपोकलिप्स वर्ल्ड बनाए गए हैं जो कि एक दूसरे के ही डुप्लीकेट है और हर एक प्लेनेट के ऊपर लगभग 20,000 प्लेयर को भेजा जा रहा है। और अब हम लोगों को मिंग की प्रोफाइल को दिखाया जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा कमाल की होती है, लेकिन हम लोगों के पास इसके बारे में पढ़ने का टाइम नहीं है। और अब हम लोग मिंग को देखते हैं जहाँ पर उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं, लेकिन तभी मिंग के सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि जब सभी के सभी लोग अपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाएंगे तब सभी के सभी प्लेयर अपने पॉइंट्स को इस्तेमाल करके स्किल और आइटम्स को खरीद सकते हैं। और अब हम वहाँ पर एक सांड जैसे दिखने वाले बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कि आखिरकार हम लोगों को पिंजरों में बंद करके क्यों रखा गया है जैसे कि हम लोग कैदी हों। और तभी अब हम लोग वहाँ पर एक चश्मिश बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है कि हमें इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता और न ही इस टाइमलाइन के बारे में कुछ पता है। डैम, हम लोगों के पास तो इस जगह की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तभी हम वहाँ पर एक काले कोट वाले बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है क्या किसी को इस जगह के बारे में कुछ भी पता है और हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पर लॉक करके क्यों रखा गया है। और तभी हम लोग वहाँ पर 2 और लड़कियों को देखते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा डरी हुई होती हैं। और तभी मिंग अपने मन में बोलता है यहाँ पर मुझे जोड़कर टोटल 6 और लोग हैं, इसका मतलब ये गेम एक टीम बेस्ड गेम होने वाली है। और अब हम लोग मिंग को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि मिंग अब स्किल और आइटम्स को परचेस कर सकता है। और अब मिंग तुरंत ही एक क्लोन स्किल को खरीद लेता है जिसके बाद वो अपने मन में बोलता है मेरा बेस स्टेट सच में बहुत ही ज्यादा वीक है, इसीलिए मुझे किसी न किसी तरीके से अपने कॉम्बैट पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए मैं अपने बचे हुए 100 पॉइंट को इस्तेमाल करने वाला हूँ। इतना बोलने के बाद मिंग अपने पॉइंट्स को इस्तेमाल करके काफी सारी चीजों को खरीद लेता है। तभी काले कोट वाला बंदा फिर से बोलता है क्या सभी लोग यहाँ पर इस तरीके से शांति से खड़े
रहेंगे बिल्कुल एक स्टैचू बनकर। अरे भाई कुछ तो बोलो। और तभी हम लोग चश्मिश बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा होकर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि वो उन सभी लोगों का लीडर बनने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद वो सांड जैसा दिखने वाला बंदा उसके पास जाकर बोलता है कि हाँ भाई तुम ये कर सकते हो, वैसे भी मेरा दिमाग इन सब चीजों में थोड़ा सा कम चलता है, इसीलिए हम सभी लोगों को तुम्हारे जैसे किसी पर्सन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद वो सांड मिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है, हे तुम्हें समझ नहीं आ रहा यहाँ पर सिचुएशन कितनी ज्यादा मुश्किल हो रखी है। लेकिन तभी हम लोग मिंग को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी कुछ एबिलिटीज को इस्तेमाल करके गेट के लॉक को तोड़ देता है और फिर मिंग वहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है। और ये चीज देखने के बाद वो सांड और वो चश्मिश बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि आखिरकार इस बंदे ने ये कैसे किया। और अब हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि बाहर आ गया होता है एंड बाहर आते ही उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि सभी के सभी प्लेयर का उनकी पहली दुनिया के अंदर स्वागत है। और अब हम लोगों को एक सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि इस दुनिया का नाम अपोकलिप्स है और इस दुनिया में प्लेयर का बेसिक टास्क लगभग 15 दिन तक सर्वाइव करना रहेगा। और यहाँ पर एक एडवांस टास्क भी दिया गया है जिसके अंदर तुम लोग चाहो तो इस अपोकलिप्स का एंटीटोड भी ढूंढ सकते हो। जिसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं जहाँ पर वो एक गेट को ओपन करते हुए अपने मन में बोलता है, क्या यहाँ पर सभी प्लेयर को डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग ही टास्क दिए गए हैं। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर लगभग 1 क्यूबिक मीटर का स्पेस है और मुझे अभी 2 फ्लैश लाइट भी मिले हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काम के हैं और मुझे इसी तरीके काम की चीजों को ढूंढकर अपने बैकपैक के अंदर भरना है। इतना बोलने के बाद मिंग गेट खोलकर अंदर आ जाता है लेकिन तभी कोई उसके ऊपर नाइफ के साथ अटैक कर देता है और हम लोग देखते हैं कि ये एक लड़की होती है। जिसके बाद मिंग भी अपने नाइफ को बाहर निकालते हुए बोलता है कि अगर तुम सच में मुझे मारना चाहती थी तो कम से कम तैयारियां तो बढ़िया से करनी चाहिए थी। मिंग के हाथ में नाइफ को देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है जिसकी वजह से उसके हाथ से उसका नाइफ भी डिसअपीयर होने लग गया था। तभी मिंग बोलता है कि अगर तुम इस तरीके से हेजिटेट करोगी तो तुम मुझे अपने आप को मारने का एक मौका दे दोगी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर रखा हुआ एक टीवी ऑन हो जाता है जिसके बाद मिंग और वो लड़की उस टीवी की तरफ देखने लगते हैं और हम लोग देखते हैं कि टीवी के अंदर एक न्यूज एंकर बता रहा होता है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है लास्ट ईयर हमारी हैनगन सिटी के अंदर एक अननोन डिजीज फैल गया था जिसकी वजह से बहुत ही सारे लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन इस साल इस डिजीज को धीरे धीरे करके कंट्रोल में लाया जा रहा है और इस डिजीज को ऑब्जर्व करने के बाद हम लोगों को पता लगा है कि एक मशरूम नाम का एलिमेंट इस डिजीज को कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। इसीलिए अब सभी के सभी हॉस्पिटल्स के अंदर मशरूम को यूज करके वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है। जिसके बाद हम उस लड़की और मिंग को देखते हैं जहाँ पर वो लड़की मिंग को कहती है कि आखिरकार कब तक तुम इस तरीके से टीवी को देखने वाले हो। जिस पर मिंग उसे बोलता है कि आखिरकार तुम्हें से क्या, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और अब हम लोग दोबारा से टीवी एंकर को देखते हैं जहाँ पर वो बोलता है सभी लोग यहाँ पर ध्यान दे और जितना हो सके अपनी पर्सनल हाइजीन एंड लार्ज गैदरिंग को अवॉइड करें। और मैं अंत में आप सभी लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, प्लीज हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव करें, इसके ऊपर विश्वास रखें, हम लोग इन बीमारियों से बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। जिसके बाद मिंग उस लड़की को टॉर्च देते हुए अपने मन में बोलता है, ये एक लौती लड़की है जो कि उन सभी प्रिजनर में से मुझे फॉलो करते हुए बाहर आई है इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे ख्याल से ये बाकी प्रिजनर की तरह इतनी भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है। जिसके बाद मिंग उसे टॉर्च देते हुए बोलता है कि ये वैसे भी एक टॉर्च लाइट ही है और तुम इससे किसी को मार भी नहीं सकती और वैसे भी मैं तुम्हें वेपन देने से भी नहीं डरता, लेकिन अभी के लिए यहाँ से चलो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिंग और वो लड़की एक रूम के अंदर आ गए होते हैं और जैसे ही मिंग उस रूम के अंदर आता है तभी उसके सामने काफी सारी नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं एंड उनके अंदर लिखा होता है आपने इस क्लू को डिस्कवर कर लिया है, आपने उस क्लू को डिस्कवर कर लिया है। इसी तरीके से मिंग ने बहुत सारे क्लू को डिस्कवर कर लिया होता है। और तभी हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि एक जगह पर पहुंच जाता है और तभी उसके सामने एक बॉटल रखी हुई होती है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है और तभी नोटिफिकेशन आती है और वो बताती है कि ये क्लू नंबर 8 है और इसके अंदर बहुत ही खतरनाक लिक्विड भरा हुआ है। जिसके बाद मिंग उस बॉटल को उठा लेता है। देन वो अपने मन के अंदर कहता है तो ये क्लू नंबर 8 है, इसका मतलब यहाँ पर टोटल 8 क्लू होने चाहिए। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं एंड वो मिंग से पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई काम की चीज मिली? देखो मुझे तो यहाँ पर कोई भी काम की चीज नहीं मिल रही। जिसके बाद वो लड़की मिंग की तरफ आगे बढ़ती है लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर रही होती है। लेकिन तभी मिंग उसे पकड़कर बोलता है क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार तुम किस चीज से टकरा के नीचे गिर रही हो? जिस पर वो लड़की कहती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस चीज से मैं टकराई हूँ उस चीज को मैं देखूंगी तो मैं डर जाऊंगी? जिसके बाद वो लड़की मिंग को खड़े होकर बोलती है कि देखो बच्चे, अगर ये तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल है तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। लेकिन फिर जैसे ही वो लड़की अपने सामने देखती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और हम देखते हैं कि उसके सामने एक मशरूम मैन गिरा हुआ होता है क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे मशरूम होते हैं। और इस जैसे क्रिएचर को देखने के बाद उस लड़की के मुंह से तो चीखें ही निकल के बाहर आ जाती हैं। और इस बंदे को देखने के बाद मिंग बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर सारी की सारी चीजें मशरूम से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड हैं, लेकिन हाँ अभी मैं पक्का नहीं कह सकता कि एपोकलिप्स स्टार्ट हो गया है या फिर नहीं। जिसके बाद वो लड़की पीछे से मिंग को बोलती है कि क्या तुम अभी तक उस क्रिएचर को देख रहे
रहे हो। लेकिन तभी मिंग की नजर अपने सामने वाली दीवार के ऊपर पड़ जाती है, जिसके ऊपर खून से लते हुए हाथ का निशान होता है, जिसे देखने के बाद मिंग अपने मन में बोलता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। जिसके बाद मिंग उस लड़की को बोलता है कि अपनी आंखें बंद कर लो, जिस पर वो लड़की कहती है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूं। जिसके जवाब में मिंग उसे बोलता है कि तुमने अभी तक जो चीजें देखी तुम मुझसे ही इतनी ज्यादा डर चुकी हो, लेकिन आगे जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा डरावना होगा, इससे बढ़िया तुम उसे देखो ही ना, इसीलिए अपनी आंखें बंद कर लो। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को किसी चीज के बारे में फील होने लग जाता है और वो कहती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो लड़की अपने सामने देखते ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आखिरकार ये बच्चा कौन है और आखिरकार ये हंस क्यों रहा है। जिसके बाद हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा क्रीपी होता है एंड वो उस लड़की से पूछता है, बिग सिस्टर क्या आपको मशरूम को पिक करना पसंद है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिंग वहाँ पर एक लाइट के स्विच को ऑन कर देता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, जिस पर मिंग बोलता है कि आखिरकार कौन ही जानता है। जिसके बाद मिंग बोलता है कि लेकिन हाँ, मुझे इतना तो पता लग चुका है कि स्टेज को क्लियर करने के लिए लाइट स्विच को ऑन करना ही कंडीशन है। जिसके बाद मिंग उस लड़की को बोलता है तो फिर ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद वो लड़की तुरंत ही बाहर जाते हुए बोलती है कि मैं सच बताऊं तो मैं किसी भी चीज से नहीं डरती, लेकिन हाँ अगर बात भूत और इन सब चीजों की आए तो मुझे डर लगता है। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बता देती हूँ कि मैं फाइटिंग के अंदर सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर बोलती है कि फाइनली मुझे इस घोषली प्लेस से निकलने का मौका मिला। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिंग के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि प्लेयर चू ने तुम्हें रिक्वेस्ट भेजी है अपना दोस्त बनाने के लिए। एंड अब हम लोगों को पता लग जाता है कि इस लड़की का नाम चू है और चू वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन आखिरकार तुम्हारा क्या। जिस पर मिंग उसे बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो और मैं तुमसे बाद में मिल लूंगा। इतना बोलने के बाद मिंग उसे गुड बाय बोल देता है। जिसके बाद वो लड़की भी वहाँ से जाते हुए मिंग को बोलती है, देखो तुमने एक बार मेरी जान बचाई है, इसीलिए अगर तुम चाहो तो आगे मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो, ये चीज बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। इतना बोलने के बाद वो लड़की भी मिंग को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि वर्ल्ड गेम के अंदर अभी भी करंट 1 बिलियन से ज्यादा प्लेयर मौजूद हैं और तो और इन प्लेयर में से कुछ प्लेयर ने अपने करंट स्टेज को भी क्लियर कर लिया है। और अब हम देखते हैं कि मिंग दोबारा से उस बॉडी के पास आ गया होता है। वहाँ पर आने के बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर लिखा होता है, आपने एक ऐसी बॉडी को डिस्कवर किया है जिसे की एक ट्रेजिकल डेथ मिली है, तो क्या आप इस बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो। जिसके बाद सिस्टम उस बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। देन वो बोलता है, इस बॉडी के ऊपर जितने भी कट के निशान हैं उन्हें एक मेटल के एट्रीब्यूट से दिया गया है। जिसके बाद एक और नोटिफिकेशन आ जाती है और उसके अंदर लिखा होता है कि आपने 3 और क्लू को फाइंड कर लिया है, जिसके अंदर पहला है ब्लैक ब्लड एंड दूसरा है फ्रेश मशरूम और तीसरा है कलाई के ऊपर एक निशान। और मिंग अपने मन में बोलता है कि फाइनली मैंने इन्हें ढूंढ ही लिया, मुझे पता था कि यहाँ पर मुझे कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। जिसके बाद सिस्टम विंडो के ऊपर एक और नोटिफिकेशन आ जाता है जिसके अंदर लिखा होता है क्लू नंबर 1 ब्लैक ब्लड, जिसका कलर सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है और अच्छा यही होगा कि आप अभी के लिए इसे टच ना करें जब तक आपको बहुत ही ज्यादा प्यास ना लगे। क्लू नंबर 3 फ्रेश मशरूम्स, जो कि प्योर व्हाइट कलर की हैं और ये सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस भी दिखाई देती हैं और तो और अपोकलिप्स के टाइम पर ये सबसे ज्यादा बढ़िया सप्लाई भी मानी जाती है। और क्लू नंबर 6 है एक क्रिम्सन मार्क, जो कि इस बॉडी की कलाई के ऊपर है। ऐसा नहीं लगता कि इसे पेंट किया गया है, शायद से ये किसी तरीके का स्पेशल टैटू है। जिसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है और उसके अंदर लिखा होता है कि इन सभी क्लू को आपके सिस्टम विंडो के अंदर सेव कर लिया गया है और आप जब चाहे इन्हें बाद में चेक कर सकते हो। जिसके बाद मिंग को एक टिप दी जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप धीरे धीरे करके अपोकलिप्स की सच्चाई की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और मिंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर थोड़े बहुत ही ऐसे क्लू हैं जिन्हें की ढूंढना बाकी रह गया है, लेकिन यहाँ का बेसिक मिशन ये है कि हमें लगभग 15 दिन तक इस जगह पर सर्वाइव करना है। और अगर तुम इस जगह पर सर्वाइव करना चाहते हो तब तुम्हारे पास पूरा सर्वाइवल सप्लाईज होनी चाहिए, वरना इस जगह पर सर्वाइव कर पाना नामुमकिन होगा। जिसके बाद हम लोगों को बाहर की दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि वर्ल्ड गेम के अंदर इस समय 1 बिलियन से कम प्लेयर बचे हुए हैं। अब हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि एक पार्क के अंदर बैठकर कुछ खा रहा होता है। जिसके बाद सिस्टम विंडो में बताया जाता है एक प्लास्टिक सील्ड मील पैक, जो कि बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी का खाना होता है और इसे सिर्फ पुअर और स्टूडेंट्स ही खाते हैं। और अब मिंग अपने मन में बोलता है कि जब मैं बाहर टहल रहा था तब मैंने इस दुनिया को देखा और यहाँ पर सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। इस सिटी के अंदर अपोकलिप्स जैसी कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही थी, ऐसा लगता है जैसे कि अभी तक अपोकलिप्स स्टार्ट नहीं हुआ है। और इस सिटी के अंदर खाने के रेट सच में बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन अगर बात करें मशरूम की तो वो बहुत ही ज्यादा सस्ती हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि न्यूज के अंदर वो एंकर बता रहा था 1 साल पहले फैली उस बीमारी का इलाज मशरूम द्वारा किया जा सकता है। और इस न्यूज के बाद तो लोगों को मशरूम खरीदने के लिए पागल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस समय हम सभी प्लेयर के सामने खाना सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि हम लोगों के पास खाना खरीदने के लिए इनफ मनी है ही नहीं और ना ही तो सिस्टम के अंदर ऐसा कोई ऑफर दिया गया है कि
हम अपने पॉइंट्स के बदले पैसे या फिर खाने को खरीद सकते हैं। और तो और इस वर्ल्ड के अंदर कोई प्लेयर किसी तरीके की लोकल जॉब भी नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि इस दुनिया के अंदर प्लेयर के पास किसी भी तरीके से पैसे कमाने का कोई भी जरिया नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये गेम सभी के सभी प्लेयर को मशरूम बेस्ड खाना खाने के लिए मजबूर कर रहा है, या फिर वो चाहे तो रॉबरी भी कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिंग की सिस्टम विंडो के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आपके पास आपके एक फ्रेंड का वीडियो कॉल आ रहा है। जिसके बाद मिंग उस वीडियो कॉल को पिक कर लेता है और हम देखते हैं कि वीडियो कॉल पर कोई और नहीं बल्कि लेडी चू होती है। जिसके बाद चू मिंग को बोलती है कि मैं तुम्हारा ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी, मुझे पता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होगे और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से तुम्हें सब कुछ पता लग गया होगा, तो फिर मुझे बताओ कि आखिरकार आगे तुम्हारा क्या करने का प्लान है। जिस पर मिंग उसे बोलता है कि जैसा कि तुम देख पा रही हो, जिस पर वो कहती है क्या कि तुम बैठकर ब्रेड खा रहे हो, वो भी एक पार्क के अंदर, सच में क्या तुम बस यही करने के काबिल हो। जिसके बाद मिंग उसे बोलता है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रही हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं बस एक स्टूडेंट हूँ। जिसके बाद चू उसे बोलती है कि एक मैन के वर्ड बिल्कुल एक डेविल के लाई के बराबर होते हैं। जिसके बाद लेडी चू उसे बोलती है कि तुम पार्क के अंदर बैठे हुए हो, तुम्हें पता तो है ना कि वो कितना ज्यादा अनसेफ है। देखो मैं तुम्हें साफ शब्दों में बता देती हूँ, यहाँ पर 6 प्लेयर ने लुटेरों का ग्रुप बनाया हुआ है और जैसे ही वो लुटेरे किसी भी प्लेयर को अकेला देखते हैं वो उसे पकड़कर लूट लेते हैं, उसके पास से उसके खाने और पैसे को लूट लेते हैं। फिर मिंग उसे बोलता है कि ये चीज तो पहले से ही एक्सपेक्टेड थी। जिसके बाद चू उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ से कहीं और जाने की प्लानिंग नहीं बना रहे हो। जिस पर मिंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, देखो मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता। जिस पर चू से कहती है कि मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने अपने डैगर को बेच दिया है जिसकी वजह से मेरे पास काफी सारा पैसा आ गया है, तुम मुझे अपनी लोकेशन बताओ, तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पैसा लेके आ जाती हूँ। जिस पर मिंग उसे बोलता है कि इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने पैसे कमाने का एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि पीछे से मिंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिस चीज को देखकर लेडी चू से पीछे देखने को कहती है। और जैसे ही मिंग पीछे देखता है तभी हम लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि आपकी HP -300 जा चुकी है क्योंकि ये एक क्रिटिकल हिट था जिसे कि एक फुल फोर्स के साथ मारा गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग की आंखें खुल रही होती हैं और उसके सामने कुछ लोग होते हैं जिसमें से एक पर्सन कहता है कि देखो बॉस वो उड़ रहा है। जिस पर उसका बॉस कहता है चलो उसे यहाँ पर लेके आओ। जिसके बाद बॉस बोलता है तो फिर आखिरकार उसे लेने के लिए कौन जाने वाला है। तभी उसके साथ बैठा हुआ एक दूसरा बंदा कहता है मेरे ख्याल से वोंग को जाना चाहिए, वोंग जाओ उसे लेके आओ। जिसके बाद मिंग उन लोगों को बोलता है कि आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही आ जाता हूँ। और वो अपने मन के अंदर कहता है कि मैं इस जगह को लूटने के लिए आया हूँ और अगर मैं सच बताऊँ तो मैं इस जगह का एक कतरा भी नहीं छोड़ने वाला। मिंग की बात सुनने के बाद बॉस बोलता है कि ये बंदा तो सच में बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है, अब से पहले यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो तो मारे ही गए हैं। जिसके बाद वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा बंदा बोलता है कि हे बॉस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आखिर में जाकर ये बंदा भी रोएगा ही और बस भीख मांगेगा, लेकिन हम लोगों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो बस इसके पॉइंट से मतलब है। जिसके बाद वोंग नाम का एक बंदा मिंग को लेकर वहाँ से जा रहा होता है और पीछे से बॉस की आवाज आती है कि तुम एकदम सही कह रहे हो। इतना बोलकर वो लोग पार्टी करने लग जाते हैं और अब वो वोंग नाम का बंदा मिंग को लेकर जा रहा होता है। लेकिन तभी वोंग के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आपके लिए टेम्परेरी एक A रैंक का मिशन आया है जिसके लिए आपको इस जगह को एस्केप करना पड़ेगा और पॉइंट रिवॉर्ड बेस होगा आखिरकार आपने इस मिशन को किस तरीके से कंप्लीट किया है। और अब हम लोग वोंग को देखते हैं जो कि मिंग को देखकर अपने मन के अंदर कहता है कि ये बंदा तो सच में बहुत ही ज्यादा प्रीटी एंड हैंडसम है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये अपने स्कूल के अंदर सच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होगा, लेकिन मुझे सच में इन जैसे लोगों से पूरी तरीके से नफरत है। और फिर मिंग वोंग को देखकर बोलता है कि हे देखो तुम बिल्कुल मेरी एज के लग रहे हो, मुझे बताओ कि आखिरकार तुम इस सिचुएशन में कैसे फंस गए और तुम्हें इन लोगों के लिए कैसे काम करना पड़ रहा है। जिसके बाद मिंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी तरह 6 लोगों की टीम में काम किया करता था, लेकिन बाद में उन लोगों ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा भूख का सामना करना पड़ा। और अगर सच बताओ तो उस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिरकार मुझे आगे क्या करना है। जिस पर वोंग उसे बोलता है देख भाई मेरी बात सुन, मैं भी यहाँ पर कोई महान बंदा नहीं हूँ, यहाँ पर मुझे भी बुली किया जाता है। जिसके बाद वोंग मिंग को लेकर प्रिजन के पास आ गया होता है और मिंग अंदर के नजारे को देखकर अपने मन में बोलता है यहाँ पर उन्हीं लोगों को रखा गया है जिन्हें की 6 लोगों की टीम के अंदर से निकाल दिया गया था और फिर बाद में इन लोगों ने उन्हें पकड़ कर लूट लिया। जिसके बाद मिंग वोंग को बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, यहाँ पर तो इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ मोटी बुद्धि के लोग मौजूद है जो कि सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कमजोरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं जो कि सच में बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। जिसके बाद वोंग मिंग को धक्का देते हुए बोलता है कि मेरे साथ बात मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझसे भीख मांगोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, देखो मैं तुम्हें यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा, लेकिन हाँ अगर तुम मुझे अपने सारे के सारे पॉइंट दे देते हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि वो लोग दारू पीने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पर तुम लोगों को टॉर्चर करने के लिए ना आए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार ये गेम कब खत्म होगा और आखिरकार मेरे पेरेंट्स किस हालत में होंगे, क्या वो लोग भूखे होंगे या फिर उन्हें परेशान किया जा रहा होगा। जिसके बाद मिंग उसे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो भी किसी के माँ बाप हो सकते हैं जिन्हें की तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो। जिसके बाद वोंग बोलता है कि मुझे भी ये सब कुछ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये सब कुछ बस इस घटिया सी गेम की वजह से करना पड़ रहा है। जिसके बाद मिंग उसकी तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि खैर जाने दो, ये सारी चीजें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज तुम इस गेम के लिए बने ही नहीं हो। इतना बोलने के बाद वो उसके सर के अंदर शूट कर देता है जिसकी वजह से वोंग के सर के अंदर एक
एक बड़ा सा छेद बन जाता है और वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब मिंग उस प्रिजन से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसे वोंग के पास से एक मेटल की इक्विपमेंट मिल जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर लिखा होता है कि तुमने वोंग को मार दिया है, लेकिन इसकी वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है, ना ही तो एक्सपी और ना ही कुछ और। जिस चीज को देखने के बाद मिंग अपने मन में बोलता है कि मुझे किसी भी तरीके के कोई भी पॉइंट नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि इस स्टेज के ऊपर लोगों को मारने से ये गेम हमें इनकरेज नहीं करती है। अब हम लोग देखते हैं कि मिंग उस मेटल के डंडे को ऑब्टेन करने लग जाता है, जिसके बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर लिखा होता है ये वेपन आपकी कॉम्बैक्ट पावर को 190 तक अपडेट कर देता है, लेकिन ये चीज भी आपकी बैटल स्टेटस के ऊपर ही बेस करती है। और साथ ही साथ में मिंग को इसकी वजह से +5 पॉइंट भी मिल गए होते हैं। जिसके बाद प्रिजन के अंदर बैठा हुआ एक बंदा मिंग को बोलता है कि प्लीज प्लीज हमें भी अपने साथ ले चलो, हम सच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। मिंग उस पर्सन को बोलता है कि इस प्रिजन के डोर तुम्हारे लिए हमेशा से खुले हुए हैं, तुम जब चाहे यहाँ से बाहर आ सकते हो और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि आखिरकार तुम बाहर कब आना चाहते हो। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये एक अपोकलिप्स का वर्ल्ड है, ना कि कोई ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इसलिए अगर तुम इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और अब मिंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं इस जगह को लूटने के लिए आया था, इस जगह की सप्लाईज को लूटने के लिए, ना ही इन लोगों की मदद करने के लिए, तो इन लोगों को बचाना मेरा काम नहीं है। इतना बोलने के बाद मिंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद प्रिजन के अंदर बैठा हुआ एक पर्सन कहता है कि मेरे ख्याल से हम लोगों को यहीं पर थोड़ी देर के लिए इंतजार करना चाहिए, जब तक वो बच्चा बाहर जाकर सभी लोगों को मार नहीं देता, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद वहाँ पर खड़ी हुई एक लेडी कहती है कि आप एकदम सही कह रहे हो, ये बस एक टीनेजर है, उसके बावजूद भी इसने अभी एक पर्सन को मार डाला, इसका मतलब साफ है कि ये बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन तभी उस लेडी का बच्चा रोते हुए बोलता है कि मम्मी मम्मी मुझे डर लग रहा है। जिसके बाद हम एक दूसरे लड़के को देखते हैं जो कि उस प्रिजन से बाहर जा रहा होता है। उसे जाता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ी हुई वो लेडी कहती है हे बच्चे बाहर मत जाओ, वो बंदा सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, वो पर्सन बिल्कुल भी अच्छा प्राणी नहीं है। उस लेडी की बात सुनने के बाद वो लड़का उन्हें कहता है कि चुप हो जाओ, तुम लोगों के अंदर कोई भी करेज नहीं है, यहाँ तक तो जिस पर्सन ने तुम लोगों की जान बचाई है तुम लोग उसी को बुरा बता रहे हो, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और अब हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि वहाँ के बॉस और उसके पंटर के सामने आ गया होता है। वहाँ पर आने के बाद वो उन लोगों को बोलता है मुझे लगा कि तुम सभी लोग लुटेरे हो, इसीलिए तुम सभी के पास खाने पीने की पूरी सप्लाईज होंगी, लेकिन मैंने इस जगह का कोना कोना छान मारा और मुझे कुछ भी नहीं मिला, जिस वजह से मैं तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हूँ। जिसके बाद वहाँ पर बैठा हुआ एक चोमू खड़ा होकर मिंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम किस तरीके की नॉनसेंस बातें कर रहे हो और आखिरकार वोंग कहाँ पर है। उस गधे वोंग ने आखिरकार तुम्हारे जैसे पर्सन को यहाँ पर वापस आने कैसे दिया, खैर छोड़ो मैं उसे बाद में संभाल लूंगा। जिसके बाद वहाँ पर बैठा हुआ बॉस मिंग को देखकर बोलता है कि मुझे सच सच बताना, तुमने यहाँ पर आने से पहले ही वोंग को मार दिया है ना। वैसे हम लोगों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वोंग एक लूजर था और तुम तो हम सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि तुमने वोंग को मारकर हमारे ऊपर से एक बोझ को ही कम किया है। जिसके बाद बॉस मिंग के ऊपर अपनी गन को पॉइंट करते हुए बोलता है बच्चे तुमने हमारे एक पर्सन को मारा है, उसके बावजूद भी तुम हम लोगों के सामने इतने स्वाग में आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, सच में मुझे हंसी आ रही है तुम्हारे ऊपर। मेरे ख्याल से तुमने अपने पहले डंजन को क्लियर करके सच में काफी सारे पॉइंट कमाए थे, उसके बाद तुमने उन सभी से काफी अच्छी अच्छी स्किल खरीदी है और उन स्किल की मदद से ही तुम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि तुम हम सभी लोगों को यहाँ पर हरा सकते हो। जिसके बाद बॉस उसे गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वो उसे कहता है कि बच्चे तुम इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते, चलो मुझे ये बताओ कि क्या तुम बुलेट को डॉज कर सकते हो। और अब बुलेट खाने के बाद मिंग नीचे गिर जाता है और हमें पता लगता है कि ये मिंग का एक क्लोन है। जिसके बाद बॉस मिंग को देखकर बोलता है कि क्या तुम अभी तक मरे नहीं, कम ऑन मुझे अपने आखिरी शब्द बताओ। और अब हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि बॉस के पास आकर बोलता है कि आखिरकार आप क्या बात कर रहे हो सर, मैं आपको बता देता हूँ कि अब टाइम चेंज हो चुका है। और अब हम देखते हैं कि मिंग का वो क्लोन वहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर जाता है जिसकी वजह से बॉस वहीं पर ही मारा जाता है। और अब हम लोग मिंग को देखते हैं जहाँ पर वो बोलता है कि क्लोन के सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की वजह से मुझे काफी तेज मेंटल ब्लो का सामना करना पड़ा है, मुझे फ्यूचर के अंदर क्लोन के सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते समय केयरफुल रहने की जरूरत पड़ने वाली है। जिसके बाद मिंग बाकी के 2 पंटर लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो पंटर लोग मिंग को देखकर कहते हैं कि प्लीज हम लोगों को मत मारना, हम लोग तुम्हें अपने सारे के सारे पॉइंट देने के लिए एकदम तैयार हैं। और अब मिंग उन दोनों को कहता है कि तुम तो बाकी के प्लेयर को टॉर्चर किया करते थे उन लोगों से पॉइंट लेने के लिए, खैर छोड़ो तुम ये सब कुछ बस पॉइंट लेने के लिए ही किया करते थे और अब जब तुम मुझे शांति से अपने सारे के सारे पॉइंट दे दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जिसके बाद वो दोनों पर्सन मिंग को कहते हैं कि हाँ हाँ तुम हमारे पास से सारे पॉइंट ले सकते हो, हमारे पास आओ और हमारे पास से सारे के सारे पॉइंट ले लो। और अब हम लोग व्हाइट शर्ट वाले बंदे को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि एक बार ये बच्चा हम लोगों के पास आएगा तब हम इसे एक ही हिट के अंदर नॉकडाउन कर देंगे। और अब तो ये बच्चा अपनी क्लोन टेक्निक को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इसने अपनी क्लोन टेक्निक को इस्तेमाल कर लिया था। और मिंग उन लोगों को बोलता है कि तुम सभी लोगों का बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी बातों से पक चुका हूँ। इतना बोलने के बाद वो उन लोगों की तरफ अपने क्लोन को भेज देता है और वो उन लोगों को कहता है कि तुम सभी लोगों का गेम यहीं पर ही खत्म होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग का क्लोन उन लोगों को जाके उनकी गर्दन से पकड़ लेता है, जिसके बाद उन दोनों बंदों को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर लेता है, जिसकी वजह से मिंग के पास उन लोगों का सामान आना शुरू हो जाता है। जिसके अंदर मिंग को सबसे पहले एक शर्ट मिलती है, उसके बाद एक आयरन की रॉड, देन एक नेकलेस एंड लास्ट में मिंग को उन लोगों के पास से एक मैप मिल जाता है। और अब हम देखते हैं कि मिंग की कॉम्बैक्ट पावर भी बढ़ गई होती है और फिर वो कहता है कि अब फाइनली मुझे कुछ काम की चीज मिली है। जिसके बाद मिंग वहाँ पर छुपे हुए एक दूसरे बंदे को
कहता है कि बहुत हुआ, अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद वो बंदा मिंग के ऊपर एक स्टूल को फेंक देता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से भागते हुए मिंग को कहता है बाय बाय दोस्त, मुझे माफ करना लेकिन मैं इन लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ लड़ने की भूल नहीं करूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से वही बच्चा आ रहा होता है जिसे कि हमने प्रिजन के अंदर देखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा उस बंदे की तरफ अपनी बटरफ्लाई को छोड़ देता है और उसकी बटरफ्लाई उस बंदे की तरफ जाके उसकी गर्दन को काट देती है और इस अटैक की वजह से वो बंदा वहीं पर ही मारा जाता है। और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इस अटैक की वजह से उस पर्सन की 1000 HP माइनस हो गई थी और इस अटैक की वजह से उसे काफी ज्यादा इंजरी भी आई होती है। उस पर्सन को मारने के बाद वो लड़का मिंग की तरफ ही आगे आ रहा होता है। जिसके बाद मिंग उस लड़के को देखकर अपने मन में बोलता है इस बंदे के पास इंसेक्ट को कंट्रोल करने वाली एबिलिटी है और साथ ही साथ में इसके डैमेज भी काफी ज्यादा होते हैं। इसका एक डैमेज काफी ज्यादा क्रिटिकल हिट देता है जिसकी वजह से प्लेयर की सारी HP खत्म हो जाती है। लेकिन आखिरकार इसके जैसा बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस जैसे किसी बंदे को इन लोगों का ग्रुप भी कैद नहीं कर सकता। तो आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा था? क्या ये भी मेरी तरह इन लोगों को लूटने के लिए आया था? क्या ये बंदा मेरे लिए किसी तरीके का खतरा हो सकता है या फिर ये बंदा मुझे लूटने के लिए यहाँ पर आया है? और अब हम लोग उस लड़के को देखते हैं जो कि अपनी पावर से एक इंसेक्ट को क्रिएट कर लेता है। देन वो इस इंसेक्ट को मिंग की तरफ भेज देता है जिसे देखने के बाद मिंग उसे बोलता है तो क्या तुम मुझे मारने की कोशिश करने वाले हो? तो देखो दोस्त, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी अपने कदम को पीछे की तरफ नहीं हटाऊंगा। एंड अब हम लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि वर्ल्ड गेम के अंदर करंट 1 मिलियन से कम प्लेयर बचे हुए हैं और अब तो अपोकलिप्स वर्ल्ड के अंदर सभी प्लेयर का चौथा दिन भी शुरू हो चुका है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा मिंग के ऊपर से अपने इंसेक्ट को हटा देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है। जिसके बाद मिंग उसे कहता है कि वैसे क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे? जिस पर वो बंदा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। देन मिंग बोलता है तो फिर ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब हम देखते हैं कि मिंग के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर लिखा होता है कि आपने अपने ए रैंक के टेम्परेरी मिशन को कम्प्लीट कर लिया है। इस मिशन के अंदर आपको इस जगह को एस्केप करना था। इसी के साथ साथ आपने अपने किडनैपर्स को भी मार डाला। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रैप्ड सभी प्लेयर्स को भी बचा लिया है जिसकी वजह से आपको पूरे 50 पॉइंट दिए जा रहे हैं। एंड अब हम लोगों को मिंग की इक्विपमेंट बार को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही बेकार लग रही होती है और साथ ही साथ में मिंग के पास कॉम्बैक्ट पावर भी आ गई होती है जहाँ पर 201 + 5 होता है। और अब हम लोग देखते हैं कि मिंग बाहर आ गया होता है और रोड पर चलते समय वो अपने मन में कहता है ओरिजिनली बताऊं तो इस गेम की स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने सोच लिया था कि मेरे पास सबसे ज्यादा पॉइंट है, इसीलिए मेरे पास भी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। लेकिन उस यंग मैन को जिसे कि मैंने पहले इग्नोर कर दिया था, उसे देखने के बाद पता चलता है कि वो बंदा पॉइंट के पीछे नहीं बल्कि स्ट्रेंथ के पीछे भागता है। और अगर सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मेरे ख्याल से गेम शुरू होने से पहले ही वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मेरे ख्याल से वो लड़का एक हिडन फैमिली हाई स्टार से बिलोंग करता होगा, इसीलिए तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन तभी अचानक से मिंग को किसी की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है। उस लड़की को देखने के बाद मिंग अपनी रॉड को बाहर निकाल लेता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी दुश्मन हो? लेकिन तभी वो लड़की मिंग को कहती है हे मिंग देखो ये मैं हूँ। उसे देखने के बाद मिंग कहता है यूई क्या ये तुम हो? और तभी मिंग को एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि प्लेयर यूई ने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। जिसके बाद मिंग उसे पूछता है कि आखिरकार लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जिस पर यूई से कहती है कि पता नहीं, शायद से ये मेरा लक हो सकता है और वैसे भी मेरा लक तो एस रैंक का है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसके अंदर लिखा होता है प्लेयर यूई ने तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए रिक्वेस्ट को सेंड किया है और अगर तुम लोग एक बार टीम अप कर लेते हो तब तुम्हें अपने अपने एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी पड़ेगी। देन मिंग यूई को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहती हो? जिसके बाद वो अपने मन के अंदर बताता है यूई मेरी क्लासमेट हुआ करती थी और मैं इसके साथ रियल लाइफ में भी काफी बार मिल चुका हूँ, यहाँ तक तो हम लोग काफी अच्छे फ्रेंड भी थे। और अगर सच बताओ तो ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी है। एक टीममेट के रूप में ये सच में बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है और तो और इसका लक बफ भी हमारे बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। और अब हम लोगों को यूई की प्रोफाइल को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका नाम बताया गया होता है एंड उसकी हेल्थ को दिखाया जाता है जो कि 500 होती है एंड उसका माना भी 100 होता है और साथ ही साथ में उसकी कॉम्बैक्ट पावर भी बस 60 ही होती है। इस चीज को देखने के बाद मिंग अपने मन में बोलता है कि टीम अप करने के बावजूद भी हम अपने टीममेट्स के पॉइंट को नहीं देख सकते। देन मिंग यूई से पूछता है कि क्या तुमने किसी तरीके के क्लू को फाइंड किया है? जो चीज सुनने के बाद वो मिंग के सामने एक पोस्टर को कर देती है और कहती है कि आज मैंने इसे एक पोल के ऊपर से उतारा था। इस पोस्टर को पढ़ने के बाद मिंग बोलता है ये तो एक रिक्रूटिंग एड है एक्स सिटी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर एक डॉक्टर की बेटी को एक मेल और एक फीमेल केयर टेकर की जरूरत है और इस काम के लिए सिर्फ आउटसाइडर को ही हायर किया जा रहा है। देन मिंग यूई को बोलता है कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक ट्रैप है। जिस पर यूई कहती है कि यही तो ब्रेकिंग पॉइंट है। ये बात सुनने के बाद मिंग अपने मन में बोलता है कि आखिरकार मैं कैसे भूल सकता हूँ कि यूई का दिमाग कभी भी सीधी चीजों में चलता ही नहीं है, उसका दिमाग उल्टी सीधी चीजों में काफी ज्यादा तेज चलता है। इसका मतलब यूई को इन सब चीजों के बारे में पहले ही पता लग गया था। इन सब चीजों का मतलब साफ है कि यूई को कभी भी मिस जज नहीं किया जा सकता। जिसके बाद मिंग उसे बोलता है तो फिर ठीक है, अब मैं अपने द्वारा इकट्ठे गए क्लू की इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। और मिंग अपने सारे के सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में यूई को बताने लग जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद यूई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। देन वो कहती है कि तुमने एक ऐसी बॉडी को ढूंढा जिसके ऊपर मशरूम उग रहे थे, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। जिसके बाद मिंग उससे पूछता है कि वैसे तुम क्या खा रही हो? ये बात सुनने के बाद यूई का चेहरा बन जाता है। जिसके बाद वो कहती
कहती है मैं तो मंकी हेडेड मशरूम कुकीज खा रही थी। इसके बाद यूई अपने हाथ से उस कुकी के पैकेट को फेंक देती है और कहती है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है, मुझे इसे नहीं खाना चाहिए। जिसके बाद मिंग बोलता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, सभी के सभी प्लेयर चीप मशरूम से बने हुए खाने को ही खा रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इन सब चीजों को खाने की वजह से सभी के सभी प्लेयर की हालत उस बॉडी की तरह हो जाए। जो चीज सुनने के बाद यूई मिंग को कहती है कि अगर मैं म्यूटेड हो जाऊं तो प्लीज मुझे अपने हाथों से मार देना। जिसके बाद यूई आगे जाते हुए मिंग को बोलती है तो फिर ठीक है, अब मेरे पीछे आओ। वैसे भी मैंने रहने के लिए एक जगह को ढूंढ लिया है। जो चीज सुनने के बाद मिंग के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं होते और अब हम लोगों को एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिंग और यूई वहाँ पर पहुँच गए होते हैं। इस जगह पर पहुँचने के बाद यूई मिंग को कहती है यही वो जगह है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। जिसके बाद यूई मिंग को बोलती है तो फिर ठीक है, अब अंदर चलो क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और अगर बाहर रहेंगे तो हमें ठंडी लग जाएगी। जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और तभी हम वहाँ पर एक बुढ़े चिच्चा को देखते हैं जो कि मिंग को देखकर कहते हैं ओ तो यहाँ पर एक न्यू कमर आया है। जिसके बाद वो बूढ़ा चाचा मिंग को बोलता है हे यंग मैन, तुम मेरे हाथों से बनी हुई वाइन को ट्राई करना चाहोगे? पूरी एक्स सिटी के अंदर मेरी जैसी वाइन कोई भी नहीं बनाता और तो और इतनी रात के अंदर मेरे अलावा तुम्हें और कोई वाइन बनाकर भी नहीं दे सकता और अगर तुम एक बार मेरी वाइन को पी लेते हो तब तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। जिस पर मिंग उसे बोलता है कि रहने दो दद्दू, वैसे भी मैं वाइन वगैरह नहीं पीता। जिसके बाद यूई मिंग को आवाज लगाते हुए कहती है कि इस बुड्ढे को इग्नोर करो और ऊपर चलो क्योंकि ऊपर रूम है। और अब हम लोग मिंग को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन के अंदर कहता है कि ये जगह तो बिल्कुल एक शेडी शॉप की तरह लग रही है। सच में इस जगह पर तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। उन लोगों के जाने के बाद हम देखते हैं कि बूढ़ा चाचा बहुत ही क्रीपीली उन लोगों की तरफ ही देखे जा रहा होता है। लगता है कि इस बूढ़े चाचा के इरादे कुछ नेक नहीं है, कुछ बड़ा कांड करने के बारे में सोच रहा है दद्दू। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर 3 और लोग आ जाते हैं जिसमें से एक पर्सन कहता है कि फाइनली हमें रहने के लिए एक जगह मिल गई। जिसके बाद दूसरा पर्सन कहता है कि दद्दू क्या आपके पास खाने के लिए कुछ सामान मिल सकता है? सच में मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा भूख भी लग रही है। वो दद्दू उन लोगों की तरफ जाते हुए कहता है कि तुम सभी के सभी लड़के काफी ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो, तो क्या तुम लोग मेरे हाथों से बनी हुई वाइन को ट्राई करना चाहोगे? जिसके बाद बूढ़ा दादा उन लोगों को कहता है कि इस जगह पर मैं अकेला रहता हूँ, मेरी एक बेटी हुआ करती थी लेकिन उसकी शादी हो गई। जिसके बाद वो सिटी के अंदर शिफ्ट हो गए और उस दिन से लेके आज तक वो कभी भी वापस नहीं आई। लेकिन इतने सालों बाद तुम्हारे जैसे यंगस्टर को यहाँ पर देखकर मेरी हड्डियों में जोर आ गया है। जिसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जहाँ पर वो तीनों अपने मन के अंदर कह रहे होते हैं कि इस बुड्ढे का सच में दिमाग खराब हो चुका है, इसे नहीं पता कि हम लोग लुटेरे हैं। ये बस एक आम सा एनपीसी होकर भी अपनी औकात से ज्यादा बोलता है और आज हम इस जगह को अच्छे से लूट कर इस जगह को अपना अड्डा बना लेंगे। जिसके बाद उन तीनों में से एक बंदा कहता है कि लेकिन आखिरकार मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तभी दूसरा बंदा कहता है कि हाँ मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। इसके बाद तीसरा बंदा बोलता है कि ये सब कुछ इस वाइन की वजह से हो रहा है, इसकी स्मेल की वजह से ही हम सभी लोगों को इतने ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। आखिरकार इस दद्दू ने अपनी वाइन के अंदर क्या मिलाया है? जिसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों को चक्कर आ जाते हैं और वो दद्दू कहता है अरे यार तुम लोग तो इतने जल्दी बेहोश हो गए। हे यंग मैन्स, क्या तुम लोग मेरी वाइन को ट्राई नहीं करने वाले हो? और गाइस अब मैं आप सभी लोगों को अपना एक ओपिनियन देना चाहूंगा इस दद्दू के बारे में। गाइस इस दद्दू को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे बताएगा कि आखिरकार इसने अपनी वाइन के अंदर ऐसा क्या मिलाया था कि इसकी स्मेल की वजह से ही 3 लोग बेहोश हो गए और अब तो कोई भी नहीं जानता कि आखिरकार ये दद्दू इन लोगों के साथ क्या करने वाला है। सच में इस दद्दू के इरादे बहुत ही ज्यादा गलत हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक नोटिफिकेशन आता है और उसके अंदर लिखा होता है कि वर्ल्ड गेम के अंदर करंट 1 बिलियन से कम प्लेयर बचे हुए हैं और अब असुविधा के लिए खेद है। इसी के साथ इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब गाइस आप लोगों को सीरीज कैसी लगी है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, क्योंकि कमेंट सेक्शन हर एक बंदे के लिए पूरी तरीके से खुला है। और हाँ गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना, जिससे कि आप लोगों तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। तो फिर ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और सायोनारा।